हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोल्स को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले देखे थे। 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, गिवन मास से, नंबर ऑफ पार्टिकल से और वॉल्यूम से, 4 केसेस। इसके अलावा हमने उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स टेस्ट किए थे और हमने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं वो भी हमने देखा था और उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाया था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी घर पे और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल हम करते हैं उसी के ऊपर बेस्ड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें मैंने मास दिया था और आपको फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हो तो उससे कैसे मास फाइंड आउट कर सकते हो आप। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको बोलता हूँ कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या करना है, मास निकालना है CO गैस का जिसमें 20 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ओके, तो मैं सोल्व करता हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और सोल्व किया होगा। देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तो आपसे हो सकता है क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो। तो ट्राई करो, हो सकता है एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा जरूर होगा। कुछ ना कुछ समझ में जरूर आने लगेगा अगर आप ट्राई करोगे तो, ठीक है, वरना एक भी नहीं होगा। तो ट्राई जरूर करना। आपको क्या निकालना है, मास निकालना है और आपको 20 यानी इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। अगर हम 1 मोल CO की बात करें, 1 मोल CO, इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 तो कार्बन के और 8 हैं ऑक्सीजन के, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल में बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे आपके, हम लिख सकते हैं इसको 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप या इसको हम बोल सकते हैं 14 Na इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं, तो 14 Na इलेक्ट्रॉन्स। आपको कितने दिए हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 20। तो 20 Na इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 20 मोल। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, मास। मोल से मास कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। इसको मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 14 इंटू मोलर मास ऑफ CO का मोलर मास कितना होता है, 12 प्लस 16 दैट इज 28। ये कितना हो जाएगा आपके 40 ग्राम्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मास से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ एटम्स दिया हो तो उससे मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं इस पर। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml H2O at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm आपका प्रेशर। तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है H2O का, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और ये नोट किया होगा। देखिए, हमें निकालना है न्यूट्रॉन्स, निकालना है। ठीक है ना, किसमें निकालना है, 54 ml H2O में। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया हुआ 1 atm। जिसने भी यहाँ पे PV = nRT फॉर्मूला लगा दिया गलत हो गया आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसके लिए अप्लाई होता है, केसेस के लिए। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होता है आपका, लिक्विड। किस स्टेट में होता है, लिक्विड। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब सपोज करो यहाँ पे 127 डिग्री होता, 27 की जगह 127, तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
120 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होता, गैसियस में, तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, लिक्विड, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, लास्ट टाइम मैंने भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मास। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी मैंने बताया था आपको कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। आपको कितना दिया हुआ, 54 ml वाटर। इससे हम निकालेंगे मास, मास ऑफ H2O कितना आएगा आपके पास, 54 ग्राम्स, ठीक है। इससे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ H2O, मोल्स को हम n डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ H2O दैट इज 54 डिवाइड बाई 18, ये आपके आ गए 3 मोल्स ऑफ H2O, क्लियर है। अब हम बात करेंगे 1 मोल H2O में न्यूट्रॉन्स कितने हैं। 1 मोल न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल H2O कितने होंगे आपके पास। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0, 1 माइनस 1 0। कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, 8 और 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 16 माइनस 8, तो टोटल कितने हो गए 8। एक मोल में, एक H2O मॉलिक्यूल में आपके 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे आपके 8 मोल न्यूट्रॉन्स, क्लियर है। आपके पास वाटर के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, तो 3 मोल्स में क्या हो गया आपके पास 8 3 जा 24 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। इसको 1 मोल को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 24 Na न्यूट्रॉन्स, या इसको हम लिख सकते हैं और ज्यादा प्रिसाइज 24 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स, क्लियर है। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना, कैलकुलेट करना है। इसमें भी कभी कभी जल्दबाजी में न्यूट्रॉन को 1 लिख देते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आराम से सोल्व करना है, एक ही बार सोल्व करना है, बार बार सोल्व नहीं करना, एक ही बार सोल्व करो, आराम से सोल्व करो, ठीक है। 3 मोल्स आ गए, 1 में होते हैं आपके 8 और 3 में हो गए 24 Na, 24 इंटू Na, ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आप ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको चार्ज को उससे पहले मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूँ नोट करके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम ई से लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, COU कूलाम्स। इसको हम डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 C, कूलाम का C। ये आपको चीज याद रखनी है, ये आपके फिजिक्स में काम में आएगा और वहां आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये काम में आता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक ई, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये कूलाम होती है आपकी जो भी चार्ज होता है उसकी यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो, चार्ज ऑन स्पीसीज करके, ठीक है। देखिए आपको जैसे दिया हुआ है O2 माइनस N3 माइनस आपको दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है आपको Al3 प्लस दिया हुआ है, या फिर Mg2 प्लस दिया हुआ है, ठीक है। आपको इनके ऊपर चार्ज निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3। देखिए एल्यूमिनियम के पास 3 मतलब क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 कैसे आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एल्यूमिनियम प्लस 3 तब बनता है जब एल्यूमिनियम जब न्यूट्रल होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आपके पास एल्यूमिनियम प्लस 3 में पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब इसने जो चार्ज लूज किया है वो
कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3e के बराबर। तो चार्ज कितना होगा? 3e। 3e का मतलब क्या होता है? 1 e का मतलब होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपके पास जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, जब भी आपको चार्ज पूछा जाए तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 3e 2e 3e 2e, ये -3 नहीं होगा। ठीक है ना, चार्ज का जब हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब उसकी केवल जो वैल्यू है वो लेंगे, साइन नहीं लेंगे। तो 3 का मतलब होता है आपका 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपको कूलम की फॉर्म में आंसर देना है, 3e 2e के फॉर्म में नहीं देना। ठीक है, इस पे कितना हो जाएगा? 2e का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके ऊपर 3e, यहाँ पे भी आपका 3e, तो यहाँ पे आपका 2e, ये हो जाएगा आपके पास चार्ज। तो इस तरह से हम चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो ताकि आपको और थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन नाइनटीन ग्राम PO4 3-। आपको क्या करना है? 19 ग्राम PO4 3- में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो आप, चलिए ठीक है 19 ग्राम में कर लीजिए। क्लियर है? चलो ओके, तो चलिए देखते हैं, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। आप लोगों ने आई होप पोज किया होगा और सोल्व किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 19 ग्राम को हम ऐसा करते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप मोल में फाइंड आउट करोगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 19 डिवाइड बाई इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 95। आपके पास आ गए 0.2 मोल्स ऑफ PO4 3-। अब 1 मोल में होते हैं आपके पास Na पार्टिकल, तो 0.2 मोल में कितने होंगे? ये होंगे आपके पास 0.2 Na PO4 3- आयंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक PO4 3- पे कितना चार्ज है? 3e। कितना चार्ज है? 3e। तो 0.2 Na में टोटल चार्ज कितना होगा? यहाँ हम लिखे टोटल चार्ज, ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू Na इंटू 3e। क्लियर है? इसको अगर हम यहाँ और ज्यादा सोल्व करना चाहें क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू Na की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू e 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा 19 ग्राम PO4 3- पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस अप्रोच के जरिए आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है चार्ज को। ऑप्शन में आपको देखना भी है कि आपको ऑप्शन दिया है वो किस फॉर्म में दिया है। ऑप्शन हो सकता है Na की फॉर्म में दिया हो तो आपको कैलकुलेट ही ना करना पड़े। ऑप्शन हो सकता है E की फॉर्म में दिया हो तो ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो हो सकता है ऑप्शन में इतना दिया हो तो हो सकता है फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो आपको ऑप्शन देख के मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो इसे नोट करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और नई टर्म और उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको पता हो। मोल परसेंट और मास परसेंट कैसे निकालते हैं? सिंपल सा छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है ये, ऐसे जनरली मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मोल परसेंट एंड मास परसेंट, कि हम मोल परसेंट और मास परसेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मान लो कोई आपको सब्सटेंस दिया हुआ है या आपको मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मिक्सचर दिया हुआ है A और B का। ठीक है,
इसके मोल्स आप मान लीजिए आपको दिए हुए हैं N1, इसके मोल्स दिए हैं N2, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है आपको M1 और इसका मास दिया हुआ है आपको M2, ठीक है। अब अगर आपको मोल परसेंट निकालना है या मास परसेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? मास परसेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ ए कितना? M1 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इंटू 100। ये आप लोगों को आता होगा, नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मोल परसेंट निकालना है तो कैसे शो करोगे? मोल परसेंट ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए N1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2 इंटू 100। सिंपल है, ये आता होगा आपको परसेंटेज निकालना। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। एक और टर्म होती है मोल फ्रैक्शन, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। एक टर्म होती है आपकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये होती है आपकी, अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, अगर सपोज करो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे? ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ए के मोल कितने आपके? N1, तो N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल से जो चीज थी जो आपको शायद आती होगी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी एवरेज एटॉमिक मास। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलिकुलर मास दोनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका कार्बन ले लेते हैं हम। कार्बन जो है आपका एलिमेंट, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है आपकी C12, एक होती है आपकी C13 और एक होती है आपकी C14, ठीक है। इसके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। अब इसमें अगर देखो नेचर में अराउंड जो कार्बन 12 होता है, ये आप समझ लो लगभग 99.1% होता है। कार्बन 13 आप मान लीजिए 0.05%, और ये हुआ आपका 0.85%, ठीक है। ये इतना कार्बन है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज अबंडेंस। क्या बोल सकते हैं इसको हम? परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन होता है आपका। क्लोरीन भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl35 और Cl37। और Cl35 जो होता है आपका लगभग होता है आपका 75%, और Cl37 वो कितना होता है? लगभग 25% आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसको आपने परसेंटेज अबंडेंस के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। अब अगर मुझे क्लोरीन का मोलिकुलर मास निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को, दोनों क्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? उसका एवरेज क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं कि इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एवरेज नहीं लेते हैं, इसमें एक दूसरे तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास को। वो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे सपोज करो, ठीक है, ये तो हो गया आपका, ठीक। अब जैसे बात करते हैं अभी किसी एलिमेंट की, अगर हम बात करें जैसे हम एवरेज लेते हैं किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास, तो आपके पास कोई भी एटम है ZXM टाइप का, ठीक है। इसके 2 आइसोटोप्स हैं। इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में करवा देता हूँ ताकि हम हर एलिमेंट के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें, ठीक है। ZXM अगर हम देखें, इसके 2 आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है? केवल मास चेंज होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो ये हुआ आपका M1, मास ले लिया हमने इसका M1। इस सेकंड आपका आइसोटोप है जिसका हमने मास ले लिया M2, ठीक है। इसकी हमने परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है कि कितना वो एलिमेंट आपका एटम अवेलेबल है नेचर में, ठीक है। वो होती है उसकी परसेंटेज अबंडेंस। जैसे 75% इसका मतलब जितना भी क्लोरीन है आपका अवेलेबल,
उसमें 75% Cl35 की फॉर्म में अवेलेबल है और 25% किसकी 3Cl37 की के हिसाब से आपका अवेलेबल है। ठीक है, ये होती है आपकी परसेंट अबंडेंस, या इसको आप परसेंटेज मोल से भी ले सकते हो, आप मोल से भी इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो ये A है और ये आपकी B है, इसका मोलिकुलर मास आपने ले लिया M1 और इसका ले लिया M2। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ठीक है, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास ये अपना टॉपिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ एवरेज एटॉमिक मास की, या फिर आपका जो भी मोलिकुलर मास है जो हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। हम बात करते हैं पहले सिंगल सब्सटेंस के लिए, फिर बात करेंगे मिक्सचर के लिए। फॉर ए सिंगल सब्सटेंस, अगर हम सिंगल सब्सटेंस के लिए बात करें, मोल्स क्या होता है, मोल्स क्या होता है आपका, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं सिंगल के लिए। अगर यहां से मैं लिखूं मोलर मास, वो क्या होता है आपका, दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय, ये नीचे चला जाएगा तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये किसके लिए है, आपके सिंगल सब्सटेंस के लिए। लेकिन अगर मिक्सचर दे दिया जाए तो मिक्सचर के केस में क्या होगा, जहां मोलर मास है वहां क्या आ जाएगा आपका एवरेज मोलर मास, क्या आ जाएगा फॉर ए मिक्सचर। अगर हम डिफाइन करें इसी टर्म को तो क्या होगा, मोलर मास की जगह एवरेज मोलर मास, ये आपका एवरेज मोलर मास। जो मास ऑफ सब्सटेंस है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका टोटल मास, क्या आ जाएगा टोटल मास जो मिक्सचर का है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोल्स की जगह क्या आ जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एवरेज मोलर मास, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका टोटल मास, W टोटल डिवाइड बाय N टोटल। तो यहां से हम ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एवरेज मोलर मास वो किसके बराबर होता है आपका WT टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूं, ठीक है, देखना एवरेज यहां से अगर मैं निकालूं आपके लिए एवरेज एटॉमिक मास, क्या निकालूं एवरेज एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा टोटल वेट कितना होगा, आपके पास मोल्स दिए हुए हैं और मोलर मास दिया हुआ है, इससे मास आप कैसे निकाल सकते हो, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या होगा मोल्स इंटू मोलर मास, तो M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B डिवाइड बाई टोटल मोल्स क्या है आपके A प्लस B। तो ये हो गया आपके एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ M1 M2 क्या है मोलर मास है और A और B क्या है परसेंटेज अबंडेंस है या फिर मोल्स जो आपको दिए हुए हैं A और B के डिवाइड बाय A प्लस B टोटल मोल्स। तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आप टोटल आपका एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलिकुलर मास दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर हम क्लोरीन के ऊपर हम बात करते हैं कि क्लोरीन के केस में क्या होता है। देखो अभी हम बात करेंगे क्लोरीन के लिए, किसके लिए क्लोरीन के लिए। क्लोरीन में मैंने आपको बताया था कि
जो क्लोरीन होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, 35 और 37 की फॉर्म में। इसका आपका परसेंटेज अबंडेंस अगर हम लिखें, ये कितना था आपका 75% और इसका था आपका 25%। यहां से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें, क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास वो होगा आपका M1 इंटू ए। M1 कितना है आपका? क्लोरीन के लिए कितना था? 35, तो 35 इंटू 75 प्लस M2 इंटू बी, 37 इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, 75 प्लस 25, ये हो गया आपका 100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 35.5। इसका मतलब आपके जो क्लोरीन है उसका जो मोलिकुलर मास होता है, जो हम लिखते हैं एटॉमिक मास, कितना लिखते हैं? 35.5। वो क्या है आपका? एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। तो जब भी कभी जैसे फ्रैक्शन में आपका पॉइंट में कोई मास आता है तो आप ये समझना कि उसमें जो वो एलिमेंट है वो उसके आइसोटोप्स की फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए उसकी परसेंटेज के हिसाब से हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वो आपका पॉइंटों में समथिंग में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलिकुलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम एवरेज मोलिकुलर मास और एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन ये कहता है कि बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर in form of B10 and B11. Okay, the molar mass of, or we can say the atomic mass of boron is 10.8. Okay, then calculate मोल परसेंट, या हम कह सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस, या हम मोल परसेंट बोल सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 एंड बोरोन 11। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो बोरोन है वो B10 और B11 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका जो एटॉमिक मास है 10.8 है। आप इसके आगे AMU भी लिख सकते हो। ठीक है, एटम के लिए 10.8 AMU। ठीक है, आपको परसेंटेज अबंडेंस पता करनी है कि बोरोन B10 कितने परसेंट है और B11 कितना परसेंट में। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। आपको बोरोन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपको मास दिया हुआ है 10.8। ठीक है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B10 और B11। ठीक है, अब देखो, सपोज करो इसका x परसेंट है, कितना है x परसेंट, इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल हम अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो एक का अगर हमने x लिया तो दूसरे का 100 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और क्या ले सकते हैं, हम इसका मोल्स ले सकते हैं। हमने परसेंटेज अबंडेंस मतलब मोल तो ले लिया, मास हमें पता ही है, इसका 10 है और इसका 11 है। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला? एवरेज मोलिकुलर मास का या एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला था, क्या था आपका? M1N1 मीन्स 10 इंटू एक्स, इसका परसेंट, प्लस इसका मास 11 इंटू इसका परसेंट कितना है 100 माइनस एक्स, डिवाइड बाई टोटल मोल्स x प्लस 100 माइनस एक्स, टोटल हो गया आपके 100। एवरेज एटॉमिक मास आपका कितना दिया हुआ है 10.8, ये आपका 10.8। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं
10x, ये जाएगा x, तो ये आपके पास आ जाएगा 1100 माइनस x इज इक्वल टू 1080। ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। मतलब x जो आपका D10 है वो कितना आपके परसेंटेज में रहेगा 20%, और ये जो B11 की फॉर्म में है वो कितना रहेगा आपका 80%। क्लियर है? इस तरह से आप फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और वैसे भी आप अगर देखना चाहो कि आपका एक का मास है B10 और एक का है 11, इस और एवरेज है 10.8, इसका मतलब जो एवरेज होगा या हम जिसका परसेंटेज बोल सकते हैं, परसेंटेज किसका ज्यादा होना चाहिए, आपकी वैल्यू 10.8 किसके ज्यादा नजदीक है 11 के, तो इसका मतलब 11 का परसेंटेज ज्यादा है। और आप देख भी सकते हो 11 का परसेंट कितना है 80% है, और इसका 10 का कितना है 20%। मान लो यहाँ पे 10.3 होता, क्या होता 10.3 एवरेज, तो आपका जो परसेंटेज हो वो ज्यादा किसका होता 10 वाले का, और उसके पास जो 11 का है उसका परसेंटेज कितना होता कम होता। क्यों? क्योंकि आपका जो एवरेज है 10.3 वो किसके नजदीक है 10 के, और 11 से क्या है दूर। ठीक है, तो जिसके ज्यादा जितना नजदीक होता है उसका परसेंटेज उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है हमने किया, इसको नोट करो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका एवरेज मोलिकुलर मास, जो हमने अभी डिफाइन किया था एवरेज मोलर मास, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं जो हमने अभी अप्लाई किया एवरेज एटॉमिक मास के लिए, उसको हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, एवरेज मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लिख सकते हैं एवरेज मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। किसके लिए हम डिफाइन करेंगे इसको, गैसियस मिक्सचर के लिए। देखिए जितने भी गैसेज होती है आपकी वो क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है उनका। जैसे आप देखो एयर में आपको कितनी सारी गैसेस मिलेगी, आपको एयर में O2 मिलेगी, N2 मिलेगी, SO2 मिलेगी, SO3 मिलेगी, हीलियम मिलेगी, H2 मिलेगी। तो अगर मैं पूछूं एवरेज आपका एयर का मोलर मास, तो क्या वो O2 का मास होगा मोलर मास, या फिर N2 का होगा केवल? नहीं, वो क्या होगा, इन सब गैसों का जो एवरेज हम निकालेंगे वो होगा एयर का मोलर मास। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको डिफाइन करते हैं एवरेज मोलर मास, क्योंकि हम केवल O2 की कंपोजिशन तो नहीं ले सकते उसमें कि नहीं कि केवल O2 का ही कंट्रीब्यूशन है, नहीं, उसमें N2 का भी कंट्रीब्यूशन है, SO2 का भी है, SO3 का भी है, सभी गैसेस का है। लेकिन अगर आप देखो एयर जो होती है, एयर का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब आप यहाँ से एयर लो या फिर यहाँ से एयर लो, यहाँ से एयर लो, कहीं से भी एयर लो, आपको हमेशा कंपोजिशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब एयर जो होती है आपकी होमोजेनियस कंपोजिशन में होती है। ठीक है, अब देखो अगर आपको एवरेज मोलर मास निकालना तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका भी फॉर्मूला सेम ही है, सेम तरीके से हम करते हैं जो हमने पहले किया था। अगर आपको कोई मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक गैस का मोलर मास आपको दिया हुआ है M1 और एक का दिया हुआ है M2, ये दिया हुआ है आपको मास। ठीक है, मोलर मास। आपको इनके मोल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, मोल्स। सपोज करो इसके N1 मोल्स है या इसके N2 मोल्स है। क्लियर है, वही फॉर्मूला जो हमने लिखा था वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एवरेज मोलिकुलर मास, एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा, मास अपॉन मोल्स। टोटल मास हम कैसे निकाल सकते हैं, M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने आपके N1 प्लस N2। तो इस तरीके से आप एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो अलग अलग गैसेस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चंस आता है तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको मोल्स दिए हुए हो तो आप उससे कैसे एवरेज मोलिकुलर मास या मोलर मास आपको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करो, इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक
क्वेश्चन करते हैं, या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ, फाइंड एवरेज मोलर मास, या फिर इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन से पहले मैं आपको एयर का एवरेज मोलर मास बता देता हूँ, ठीक है ना। कि अगर हम एयर के लिए अगर एवरेज मोलर मास को वैल्यू फाइंड आउट करें तो एयर क्या होती है, एयर में आपकी जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है आपका एक तो N2 का, ठीक है, और एक होती है आपकी O2। लगभग N2 जो होती है 80% हम लेते हैं, ठीक है, और O2 जो होती है आपकी वो होती है लगभग 20%। वैसे इससे थोड़ा सा कम होती है, जैसे 79 पॉइंट समथिंग होगी या 19 पॉइंट समथिंग होगी, बट हम जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो हम N2 को 80 और O2 को 20% लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज मोलर मास किसका, एयर का। निकालते हैं एवरेज मोलर मास, कैसे निकालेंगे, M1 इसका मोलर मास कितना हुआ, नाइट्रोजन का कितना था 14 इंटू 2 28 इंटू इसका परसेंट N1 कितना है 80, प्लस ये परसेंटेज अबेंडेंस भी आप इसको ले सकते हो मोल्स को, ठीक है, या अगर मोल्स आ जाए तो मोल्स भी ले सकते हो, प्लस M2 ऑक्सीजन के लिए M2 कितना है 32 इंटू उसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है 20 डिवाइड बाय टोटल 80 प्लस 20, ये आपके आ गया 100, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, आपके पास आंसर आएगा लगभग 28.8, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज लगभग इतना आएगा, तो ये आपका एवरेज मोलिकुलर मास है किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं एक दो इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, नोट कीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज मोलर मास, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, AMM क्या होता है आपका एवरेज मोलर मास, ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर containing SO2 and O2, SO2 and O2 in 2:1 मोल रेशियो। आपको मोल रेशियो दिया हुआ है इन दोनों गैसेस का 2:1, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास, ठीक है। ट्राई करोगे, चलो एक में बता देता हूं, ठीक है। जिसको ट्राई करना है पोस्ट करके ट्राई भी कर सकता है, ठीक है। एवरेज मोलर मास, उसका फॉर्मूला क्या था, N1 प्लस N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। अब आपको दिया हुआ है मोल रेशियो, तो मोल रेशियो को क्या करो आप मोल्स मान लो, ठीक है। तो आपके M1 इसका मोलर मास कितना होता है 16 इंटू 2 32 और 32 64 इंटू इसके मोल्स कितने हैं 2 प्लस O2 का कितना हुआ 32 इंटू इसके मोल्स हो गए 1। जब भी आपको मोल रेशियो दिया जाए ना, आप मोल्स मान लो उनको, ठीक है, क्योंकि मोल्स का जो रेशियो रहेगा वही मोल रेशियो रहेगा, ठीक है। जैसे आपके एक के मोल है 4 और एक के 8 है, ठीक है, तो आपको मोल रेशियो दिया हुआ रहेगा, या इसके 8 है और इसके आपके 4 है, तो आपका मोल रेशियो क्या आएगा 2:1। तो जितने मोल है उसको ही आप मोल रेशियो मान सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मोल्स 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका एवरेज मोलिकुलर मास आ जाएगा। सोल्व करने की अगर हम कोशिश करें 128 प्लस 32 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 3। ओके, तो यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट एवरेज मोलिकुलर मास of a mixture
of O3 and O2 mixture of O3 and O2 if their mass ratio is 2:1। अब आपको क्या दिया हुआ है, मास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, सोच के ट्राई करना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके देखो, अपने को क्या निकालना रहता है, मोल्स निकालना रहता है, लेकिन दिया हुआ क्या है इसको, मास रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका सिंपल मेथड। आपका कोई मिक्सचर हुआ, ये आपका O3 और ये आपका O2 है। मास रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, 2:1। कोई दिक्कत नहीं, इसको मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। 2 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना हुआ, 16 इंटू 3 48 इज टू 1 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 32। करें सॉल्व इसको, बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है प्रॉब्लम आए, इजी रहता है। 16 से गया है 2 टाइम्स, 16 से गया है 3 टाइम्स, ठीक है। 3 और 2 का एवरेज जो होता है, जो हम एलसीएम लेते हैं, वो आता है 6। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3। नहीं आया समझ में, हो सकता नहीं आया किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये आपका आ गया 2/3 इज टू 1/2 का रेशियो यहाँ से, ये तो समझ में आया, ठीक है। दोनों को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं है रेशियो में, ठीक है। यहाँ से 3 से गया है 2 टाइम्स, यहाँ से 2 से गया है ये 3 टाइम्स। आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3, ठीक है। या फिर हम इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया आपके पास क्या है, मोल रेशियो। मोल रेशियो को मोल में मोल मान लीजिए और निकाल लीजिए एवरेज मोलिकुलर मास। एवरेज मोलिकुलर मास क्या होगा, M1N1 प्लस M2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। M1 इसका मोलर मास कितना है, 48 इंटू N1 4 प्लस N2 32 इंटू 3 N1 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे, श्योर, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक मिनट को लोड देंगे। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ आपको। समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा वीडियो पॉज करो, दोबारा क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई देखने वाला नहीं है आपको कि आपको आया है नहीं आया, ठीक है ना। कोई बोलने वाला भी नहीं है, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए, यार मुझे नहीं आया है, मैं दोबारा ट्राई कर दूँ, ठीक है ना। तो दोबारा ट्राई करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन रेशियो और मोलर कंपोजिशन of a mixture in which NO and NO2 are present. NO and NO2 are present and whose average molecular mass is 38। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपको सोल्व करना है। एक मिक्सचर है गैसेस का, 2 गैसेस है NO और NO2 और उसका एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ है 38। तो आपको निकालना है मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन का मतलब होता है
कि NO का कितना परसेंट है और NO2 का कितना परसेंट है, वही आपको निकालना है। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार पोस्ट करके, फिर मैं करवाता हूँ। देखिए इसको कैसे सोल्व करें, सेम फॉर्मूला हम अपना लेते हैं। एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है आपका 38 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है M1N1 प्लस M1 M2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। देखो अगर मान लो यहाँ 3 गैसेस होती तो क्या फॉर्मूला हो जाता M1N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, 4 होती तो 4 टाइम्स आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। M1N1 ठीक है, ऐसे देखते हैं। आपको एक मिक्सचर, ये मिक्सचर है। ठीक है, इसमें आपका NO है और ये क्या है NO2। सपोज करो इसका X परसेंट है, कितना X, इसका कितना हो गया 100 माइनस X। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलिकुलर मास, ये कितना है आपका 38, किसके इक्वल है ये M1N1। M1 इसका मोलिकुलर मास कितना है 16 प्लस 14, कितना हुआ 30 इंटू X प्लस M2 इंटू N2। M2 कितना है 16 टू 32, 32 प्लस 14 कितना हुआ 32 प्लस 14 46 इंटू 100 माइनस X, 100 माइनस X डिवाइड बाई N1 प्लस N2, दिस प्लस दिस, कितना हुआ आपका 100। इसे सोल्व कर लो, आपको X का वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 38 इंटू 100 कितना आएगा ये आपका 3800, इधर गया ये हुआ 30x, इधर माइनस 40x, ये 46 इंटू 100, ये हुआ आपका 4600। 46 माइनस प्लस का 30 गया, आपका बचा माइनस 16x, ये आएगा 16x, इधर आपका गया 3800, उधर कितना बचा 800। x की वैल्यू क्या आ गई 50%, 16 5 से 80, x की वैल्यू आ गई 50%। मतलब आपका ये भी 50% है और ये भी 50% है। इसका मतलब इनका मोल रेशियो हम लिख सकते हैं 1:1। मोलर कंपोजिशन क्या होगा 50% NO और 50% NO2। देखो अभी इस क्वेश्चन से आप एक चीज सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, इसका अगर मैं मोलर मास लिखता हूँ NO का कितना आता है 16 प्लस 14, ये कितना आता है 30। इसका जो मोलर मास है वो कितना है 46। अगर मैं 30 प्लस 46 का एवरेज करता हूँ कितना आता है 76/2, ये आता है 30। मतलब आपका जो M एवरेज है क्या है, ये क्या है आपका M एवरेज। मतलब मोलिकुलर मास क्या है आपका एवरेज मोलिकुलर मास है, कंपोजिशन के हिसाब से नहीं है, मोलिकुलर एवरेज मोलिकुलर मास है। हमने A+B/2 करके डिवाइड बाई 2 करके निकाला है। यही आपका क्या दिया हुआ एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ। इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपका जो मिक्सचर है उसमें जो मोलर कंपोजिशन होगा गैसेस का वो क्या होगा 50-50%। ठीक है, दोनों का क्या होगा 50-50% होगा। ये आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहीं पे भी ये इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो एक बार, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। पोज करो, नोट करो। ओके, इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको। क्या कह रहा है ये कि अगर इफ M average is equal to average molecular mass of gases present in a mixture, then the gases will be in 50-50 ratio or 50-50% will be 50-50%, or the ratio will be, or the ratio will be 1:1। अगर उनका मोल रेशियो पूछा जाए तो 1:1 ही रहेगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए M एवरेज दिया हुआ है तो सबसे पहले तो देख लो जो दोनों गैसेस हैं उनका एवरेज निकाल के देख लो। अगर एवरेज आ जाता है तो ठीक है, 50-50% डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं आता है
कुछ अलग आता है तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई इस क्वेश्चन की बात। कभी कभी क्या होता है, आपको मास परसेंट भी पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो आपका NO और NO2 था, ये आता है आपका मिक्सचर। ये क्या था, आपका मिक्सचर, जिसमें प्रेजेंट थी आपकी NO और NO2। ठीक है, इनका मोल रेशियो दिया हुआ है आपको, मोल रेशियो हमने निकाल लिया। कितना था आपका रेशियो, मोल परसेंट कितना था आपका 1:1। मोल रेशियो आपका 1:1। इससे क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं। मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। आपका मोल है 1, मोलर मास कितना है इसका 30, तो ये आ गया 30, और इसका मोलर मास है आपका 46, तो ये आ गया मास 46। तो अब आपको मास परसेंट निकालना है, बताओ किसका निकालना है, NO का, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। परसेंटेज मास परसेंट अगर हम लिखें, मास परसेंट ऑफ NO क्या लिखेंगे, 30 डिवाइड बाई 76 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मास परसेंट निकालना है किसका, NO2 का, मास परसेंट NO2 क्या होगा 46 डिवाइड बाई 76 इंटू 100। तो आपको मास परसेंट पूछे या मोल परसेंट पूछे, आप दोनों निकाल सकते हो। मास परसेंट निकाल लो, मोल रेशियो निकाल लो, मोल रेशियो से उसका क्या करो, मास रेशियो निकाल लो, मास निकाल लो, और फिर उससे मास परसेंट निकाल लो। ठीक है, तो खुद को आपको एक बार क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट करो एक बार, ये इसको आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक है ना, हाईलाइट कर देना इसको। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, आप नोट करो, फिर हम एक क्वेश्चन और लास्ट इस पे कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं मास परसेंटेज के ऊपर, जो भी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे मास परसेंट फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर लेक्चर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेट दी mass percent of a mixture, mass percent of a mixture in which, और हम कह सकते हैं कैलकुलेट द mass percent of gases, mass percent of gases SO2 and O2। क्या है आपका SO2 and SO2 and SO। okay, calculate the mass percent of gases SO2 and O2 in a mixture। ठीक है, आपको मास परसेंट फाइंड आउट करना है SO2 and O2, जिसमें आपकी दो गैसेस है। ठीक है, एंड जिसका एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास आपको कितना दिया हुआ है 50 इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मास परसेंटेज निकालना है दोनों का, SO2 और O2 का। मैंने आपको अभी सिखाया था, उसके जरिए भी आप निकाल सकते हो, और आपको तरीका है तो भी निकाल सकते हो। मैंने आपको एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला बताया है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करो, फिर हम सोल्व करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना, मिक्सचर के ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया करो। ये क्या पूछा है, एक मिक्सचर है जिसमें दो गैसेज है SO2 और O2। ठीक है, दिया हुआ है। एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ है आपका 50। ठीक है, इसका जो एवरेज मोलिकुलर मास कितना है 50। अभी मैंने आपको एक टू बताया था, कैलकुलेट कर लो, कहीं ये एम एवरेज के इक्वल तो नहीं है। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 62 या 32, 32 32 64। इसका कितना होता है 32। एवरेज निकालो, 64 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 96 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ आपका ये 48। मतलब 50 तो नहीं है। ठीक है ना, अगर 50 नहीं है तो मतलब अपने काम का नहीं है, हम डायरेक्ट 50 नहीं लिख सकते। ठीक है,
चलो अब हमको सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या दिया, क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सपोज करो इसका मास कितना है, x ग्राम, कितना लिया आपने, x ले लिया, ठीक है। तो O2 का कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। जब भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आए ना तो x और 100 माइनस एक्स आप ले लो, ठीक है। और उसी से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एवरेज मोलिकुलर मास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस m2। इसका मास, इसका मोलर मास कितना है, 64 इंटू, या फिर हमने देखा था एवरेज मोलर मास का एक और फॉर्मूला, वो क्या था, W टोटल अपॉन N टोटल, मीन्स टोटल मास डिवाइड बाय टोटल जो भी आपके मोल्स हैं, ठीक है। आपका अगर W टोटल लिखे हम मास, तो W टोटल मास कितना दिया हुआ है, हमने कितना लिया है, टोटल मास 100 लिया है। क्यों, क्योंकि x तो हमने इसका लिया और 100 माइनस एक्स इसका लिया। हमने क्या किया, टोटल मास कितना लिया हुआ है, 100 लिया हुआ है। x मान लो सपोज करो एक मिक्सचर का है SO2 का, और O2 का कितना हो गया 100 माइनस एक्स। तो टोटल वेट तो हो गया आपका 100 डिवाइड बाई मोल्स निकालने। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना है x डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है 64 प्लस इसका मास 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है 32, और ये किसके इक्वल है, आपका एवरेज मोलर मास कितना दिया हुआ है 50। और इसको सोल्व करना है आपको, मास परसेंट मिल जाएगा, x की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। ये 50 से जाएगा आपका 100 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से इसका अगर हम देखते हैं x बाई 64 प्लस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 32, ये किसके इक्वल आएगा 2 के, ठीक है। यहाँ से हम एवरेज एलसीएम ले लेते हैं 64, कितना बचेगा x प्लस 2 टाइम्स 200 माइनस 2x, ये हुआ आपके 2 के बराबर। 64 गया इधर x और माइनस 2x, तो कितना बचेगा आपके 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 2 जा 812, ठीक है। यहाँ से x गया, x की वैल्यू आ गई 200 माइनस 128, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, x इज इक्वल टू 72%, ठीक है। इसका मतलब आपका जो SO2 है उसका परसेंटेज कितना है 72, कितना है आपका 72%, और जो 100 माइनस एक्स O2 है वो कितना हुआ आपका 28%। तो इस तरीके से आप मास परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, मोल परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तरीका याद रखो, मिक्सचर लिखो, जो गैसेस दी हुई वो लिखो। अगर मास परसेंटेज निकालना है तो 100 ले लो x और एक को ले लो 100 माइनस एक्स। मोल परसेंटेज भी दिया हुआ है तो एक को x मान लो, दूसरे को 100 माइनस एक्स मान लो, और देख लो कैसे हमको एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगा दो, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा और बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स इसमें मैंने सोल्व करवाए हैं, तो आपको एक बार फिर से ट्राई करना है घर पे, लेक्चर को देखो, फिर से क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन को ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, और समझो सब क्वेश्चंस होने चाहिए आपको, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। और आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देखो मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे आपके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाते हैं। अभी ये आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लास्ट लेक्चर या उससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटम्स के क्वेश्चन करवाए थे, मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन करवाए थे, तो अभी आपको वो एकदम इजी लग रहे होंगे कि यार H2O का मोलिकुलर मास 18, H2SO4 का 98, ये आता है हमें, ठीक है। वैसे ही सेम मोल हमने देखा था मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो वो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपके यूज में आ रहा है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो आप जैसे जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते जाओगे, आपका जो पीछे के लेक्चर है, पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।